बच्चा लोग, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सेकंड लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बच्चे, हमारे फर्स्ट लेक्चर में हमने कूलम्स लॉ, उसका वेक्टर फॉर्म स्टडी किया था और साथ ही में हमने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज भी स्टडी की थी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। तो आज बारी है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी की। तो स्टूडेंट्स, बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है किसका? कूलम्स लॉ का। कूलम्स लॉ का। अच्छा, कूलम्स लॉ में हमने क्या देखा भाई? कूलम्स लॉ में हमने देखा कि अगर हमारे पास दो चार्जेस प्रेजेंट हैं, लेट अस से एक चार्ज की वैल्यू है प्लस Q1, दूसरे चार्ज की वैल्यू है प्लस Q2 और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है मान लेते हैं वो डिस्टेंस है r। सो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, जो कि नेचर पे डिपेंड करेगा। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि नेचर पे डिपेंड करेगा कि फोर्स अट्रैक्टिव रहेगा या रिपल्सिव रहेगा। तो इनके बीच में जो भी फोर्स रहेगा दैट इज गिवन बाय कांस्टेंट के Q1 इंटू Q2 अपॉन क्या है बेटा? R स्क्वायर। इस इक्वेशन से, इस फॉर्मूले से हम दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स डिटरमाइन कर सकते हैं। अब जिसमें बच्चा ये जो K है अपना कांस्टेंट जो है, ये जो कांस्टेंट हम देख रहे हैं, इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। याद है मैंने आपको बताया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पर इस एप्सिलॉन नॉट को हम कुछ बुलाते हैं, एप्सिलॉन नॉट को हम बुलाते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो चार्जेस की हम बात कर रहे हैं, ये सारे चार्जेस कहां पर रखे हुए भाई? वैक्यूम में रखे हुए हैं। और उसकी परमिटिविटी हमको दी गई है एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू भी बच्चा लोग मैंने आपको बताया था, इसकी वैल्यू होगी 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमने स्टूडेंट्स डिस्कस किया था। हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये जो पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसकी वैल्यू आएगी 9 इंटू 10⁻⁹। सही, 9 इंटू 10⁻⁹। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा डिस्कशन इसी कांस्टेंट पे होने वाला है, इसी के वाले पर होने वाला है। अब बेटा, ये जो के है, ये जो हमारा कांस्टेंट है, ये मीडियम पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है भाई? मीडियम पे डिपेंड करता है। सो के डिपेंड्स ऑन मीडियम। किस पे डिपेंड करेगा भाई? मीडियम पे डिपेंड करेगा। अच्छा, मीडियम मतलब क्या? जैसे कि भाई मैं इस क्लासरूम में लेक्चर ले रहा हूं तो मेरे और इस कैमरे के बीच में क्या है? एयर है, हवा है, तभी सांस ले पा रहा हूं भाई मैं। तो हमारे लिए, मेरे और इस कैमरे के लिए मीडियम क्या बना? एयर। अब मान लो सडनली भाई, मैं गर्मी का टाइम है, मैं चल गया भाई स्विमिंग पूल के अंदर। अब जब स्विमिंग पूल के अंदर जाऊंगा, पानी भरा रहेगा, तो पानी क्या बन गया भाई? हमारा मीडियम बन गया। सो मीडियम का मतलब जो हमारे आसपास है, सराउंडिंग में है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि इन चार्जेस के आसपास कोई भी मीडियम नहीं है, ये सारे के सारे वैक्यूम में हैं, इसलिए यहां पर क्या आ गया था? एप्सिलॉन नॉट। और ये जो के है, ये मीडियम पे डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा? आइए फटाफट मैं आपको बताता हूं। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इजी सा टॉपिक है। तो भाई अगर मान लो हमारे पास दो चार्ज है, लेट अस से भाई भी पुरानी की तरफ प्लस Q1 और यहां पर है प्लस Q2, ना दो चार्ज है हमारे पास। इन दो चार्ज के बीच का कुछ डिस्टेंस है, मान लो वो डिस्टेंस है r। क्या है भाई? डिस्टेंस r। अब हम ये जानते हैं कि चार्जेस पॉजिटिव नेचर के, तो इनके बीच में रिपल्शन होगा। ठीक है, चलो लेट अस से ये एक मीडियम के अंदर है, लेट अस से ये एक मीडियम के अंदर है, इनको हमने एक मीडियम के अंदर डाल दिया। यहां पर एक मीडियम है, कौन सा मीडियम? जैसे मान लो एग्जांपल के लिए आप ले लो वाटर। जैसे भाई मैंने इन चार्जेस को वाटर में रख दिया, वाटर मेरा एक मीडियम हो गया, मान लो, मानने में क्या है। तो अब हमको ये समझना है कि ये परमिटिविटी होती क्या है। किस चिड़िया का नाम है भाई? परमिटिविटी। तो स्टूडेंट्स, मैं अक्सर कहता हूं
कि नाम में काम छुपा हुआ है, लेकिन यहां पर मामला थोड़ा अलग है। नाम में काम नहीं छुपा हुआ है। देखो नाम सुन के दिमाग में क्या आ रहा है, परमिट, परमिटिविटी। नाम सुन के दिमाग में क्या आ रहा है, परमिट, मतलब अलाउ करना। हालांकि ये अलाउ नहीं करता है, ये अपोज करता है, लेकिन फिर भी इसका नाम परमिटिविटी है, तो इसके नाम में इसका काम थोड़ा सा नहीं छुपा हुआ है। अच्छा, क्या नहीं छुपा, समझाता हूं मैं आपको। परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम का मतलब होता है इट इज अ प्रॉपर्टी, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम, it is a property of a medium to oppose the electric force, to oppose the electric force। अब ये जो प्रॉपर्टी होती है बेटा, ये हर मीडियम के पास होती है। कौन सी प्रॉपर्टी, परमिटिविटी। क्या है परमिटिविटी सर, ये मीडियम का वो प्रॉपर्टी है जिससे वो इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या करता है भाई, अपोज करता है। तो रहता तो सबके पास है, हाँ किसी के पास ज्यादा होता है, किसी के पास कम होता है। आई बात समझ अपने को। तो हर मीडियम के पास आपको ये प्रॉपर्टी देखने मिलेगी कि वो इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या करेगा, अपोज करेगा। उस प्रॉपर्टी को हम क्या बुलाते हैं बेटा, परमिटिविटी। तो रहता सबके पास है, किसी के पास ज्यादा होता है, किसी के पास कम होता है। तो हर मीडियम की परमिटिविटी अलग होती है। तो द परमिटिविटी, या मुझे कहना चाहिए वैल्यू ऑफ परमिटिविटी, मुझे कहना चाहिए वैल्यू ऑफ परमिटिविटी, वैल्यू ऑफ परमिटिविटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम्स। हर मीडियम की परमिटिविटी अलग होती है, किसी की ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो सबसे कम किसकी होती है, सबसे कम परमिटिविटी किसकी होती है। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो सबसे कम परमिटिविटी तब होती है जब कोई मीडियम रहता ही नहीं है। तो परमिटिविटी सबसे ज्यादा तब होगी, सॉरी सबसे कम तब होगी जब कोई मीडियम अवेलेबल नहीं हो। क्यों, लॉजिक क्या है, देखो लॉजिक समझाता हूं। ये परमिटिविटी किसकी प्रॉपर्टी है, मीडियम की। और क्या प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या करेगा, अपोज करेगा। अब अगर ये मीडियम है ही नहीं तो अपोज भी करने वाला कोई नहीं। तो परमिटिविटी सबसे ज्यादा हो जाती, सबसे लोवेस्ट हो जाती है। परमिटिविटी सबसे लोवेस्ट हो जाती है जब कोई भी मीडियम ना हो। भाई वापस समझा देता हूं भाई मैं, अगर कोई मीडियम नहीं, अगर कोई मीडियम नहीं तो कोई अपोज करने वाला नहीं, कोई अपोज करने वाला नहीं, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी सबसे कम होगी, मतलब परमिटिविटी भी कम होगी। अच्छा, नो मीडियम को हम क्या बुलाते हैं बेटा, नो मीडियम यानी कि वैक्यूम। तो इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब क्या समझे दया, इसका मतलब सर हम ये समझते हैं कि ये जो एप्सिलॉन है ये सबसे लोवेस्ट होगा किसके लिए, वैक्यूम के लिए। इसलिए उसको हम एप्सिलॉन नॉट बुलाते हैं, एप्सिलॉन जीरो बुलाते हैं। एप्सिलॉन जीरो बोल लो या आप एप्सिलॉन नॉट बोल लो, जो भी आप बोल लो। तो ये सबसे लोवेस्ट किसके लिए होती है भाई, वैक्यूम के। क्योंकि वैक्यूम मतलब एब्सेंस ऑफ एनी मीडियम। तो जब कोई मीडियम रहेगा नहीं, कोई अपोजिशन रहेगा नहीं, तो इस अपोजिशन वाले प्रॉपर्टी की वैल्यू सबसे कम होगी, इसलिए उसको हम एप्सिलॉन जीरो बोलते हैं। और कितना होता है मैं आपको पिछले बता चुका हूं, एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो बेटा हर मीडियम की परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, ऑफ एनी मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये याद रखना अपने को बेटा, कि वैक्यूम के कंपेयर में कोई भी मीडियम आ जाए उसकी परमिटिविटी क्या होगी, ज्यादा ही होगी। समझ में आई बात अपने को। तो सबसे लोवेस्ट किसका है भाई, वैक्यूम का। और हर मीडियम, कोई भी मीडियम आप उठा लो, उसकी वैल्यू आपको ज्यादा ही मिलेगी, एक्सेप्ट, इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट एयर, एयर के लिए, एक्सेप्ट एयर, एक्सेप्ट एयर। यहां पे एक एक्सेप्शन आ रहा है, क्या हो रहा है इसको, यहां पे एक एक्सेप्शन आ रहा है एयर का, ठीक है, एयर का। एयर को छोड़ के बाकी कोई भी मीडियम आप ले लो, वाटर ले लो, माइका ले लो, प्लास्टिक ले लो, ऑयल ले लो, जो आपके मन में मीडियम आ रहा है वो आप ले लो। उन सबकी परमिटिविटी
वैक्यूम के मुकाबले में क्या होगी भाई, वैक्यूम के मुकाबले में क्या होगी, ज्यादा होगी। इसको छोड़ के, एयर को छोड़ के। तो एयर की और वैक्यूम की परमिटिविटी सेम ही रहती है, बाकी कोई दूसरा मीडियम सर परमिटिविटी ज्यादा रहेगी। अब बेटा अगर मैं कूलम्स लॉ को रीराइट करूं, वापस से लिखूं, तो इक्वेशन क्या बनेगा। अब अगर मैं कूलम्स लॉ को रीराइट करता हूं, दोबारा लिखता हूं, तो कूलम्स लॉ अपना बनेगा, तो कूलम्स लॉ अपना बनेगा F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन क्या आएगा बेटा R स्क्वायर। तो आप यहां पे क्या देख रहे हो बच्चा लोग, एप्सिलॉन नॉट देख रहे हो। तो जैसे ही एप्सिलॉन नॉट देखोगे आपके दिमाग में चमकना मांगता है कि हम यहाँ पे क्या अज्यूम करके चल रहे हैं कि चार्जेस आर इन वैक्यूम। चार्जेस कहां पे बेटा, वैक्यूम में। तो क्योंकि आप देख सकते हो ये एप्सिलॉन नॉट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो भाई फोर्स जो है, अगर मैं किसी मीडियम के लिए बनाता हूं, मान लो किसी मीडियम में अगर मैंने फोर्स का इक्वेशन निकाला, तो क्या मिलेगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही बनेगा मीडियम के लिए। जहां पर ये एप्सिलॉन क्या है, जहां पर ये एप्सिलॉन क्या है सर, एप्सिलॉन है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो आप देख रहे हो बच्चा लोग यहां पर, आप क्या देख रहे हो यहां पर कि सर अपना फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे है, परमिटिविटी से है। फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे भाई, परमिटिविटी से है। इसका मतलब अगर परमिटिविटी ज्यादा निकली, अगर परमिटिविटी ज्यादा निकली तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर परमिटिविटी ज्यादा तो फोर्स की वैल्यू कम, अगर परमिटिविटी कम तो फोर्स की वैल्यू ज्यादा। अब परमिटिविटी कम किसकी होती है, सबसे कम किसकी होती है बेटा, वैक्यूम की होती है। तो इसलिए वैक्यूम में फोर्स जो है वो सबसे ज्यादा क्या होगा भाई, मैक्सिमम होगा। फोर्स सबसे ज्यादा क्या होगा भाई, मैक्सिमम होगा। तो जब आप चार्जेस को वैक्यूम में रखते हैं तो उनके बीच में जो फोर्सेस एक्ट होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि वैक्यूम की परमिटिविटी दूसरे मीडियम के कंपेयर में सबसे कम होती है। अब उस वैक्यूम को अगर हम फिल करते हैं, कोई मीडियम डाल देते हैं, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था वाटर का, तो वाटर ऐड करने की वजह से परमिटिविटी हमारी क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। परमिटिविटी बढ़ जाएगी तो फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, हमारा कम हो जाएगा। तो वैक्यूम के कंपेयर में किसी भी दूसरे मीडियम में जो फोर्स होगा वो कम मिलेगा। कितना कम मिलेगा, बस वही अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। कितने अमाउंट से कम होगा हम ये भी पता कर सकते हैं कि अगर मैंने वाटर डाला तो कितने अमाउंट से कम होगा, अगर मैंने ऑयल डाला कितने अमाउंट से कम होगा सॉरी, अगर हमने कोई ऑयल डाला तो कितने अमाउंट से कम होगा। तो फोर्स कितने अमाउंट से डिक्रीज होगा, कितना टाइम्स डिक्रीज होगा, हम वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए चलिए देखते हैं। अब अगेन ये हमारा मान लो एक सिस्टम है, सिस्टम रवीश भैया सिस्टम। तो यहां पर भैया हमारे दो चार्जेस रख दिए हमने, इन दो चार्जेस पॉजिटिव नेचर, वैल्यू Q1 Q2, डिस्टेंस कितना R, डिस्टेंस कितना R। कहां रखा है हमने इसको, सर हमने रखा है वैक्यूम में, हमने रखा है वैक्यूम में। क्या इक्वेशन बनेगा, आइए कूलम्स लॉ लगाएं। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स इन अ वैक्यूम क्या बनेगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय क्या रहेगा, R स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इन्हीं चार्जेस को, सेम चार्जेस को अब मैं वैक्यूम के बजाय किसी मीडियम में रखने वाला हूं, मतलब सेम चार्ज रहेगा अपने पास। तो इधर भी बेटा क्या रहेगा, वही Q1, इधर क्या रहेगा बेटा, वही Q2, इनके बीच में डिस्टेंस सर वही रहेगा, क्या वही R, इनके बीच में डिस्टेंस वही रहेगा, क्या रहेगा सर R। लेकिन अब मैंने उसको एक मीडियम में रख दिया है। मीडियम आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, वाटर अज्यूम कर सकते हैं, ऑयल अज्यूम कर सकते हैं, कोई गैस अज्यूम कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस अज्यूम कर सकते हैं, नियॉन गैस, कोई भी आप अज्यूम कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो इन चार्जेस को मीडियम में रख दिया। अच्छा मीडियम में इक्वेशन क्या बनेगा बेटा, मीडियम में इक्वेशन क्या बनेगा, तो फोर्स बिटवीन चार्जेस इन अ मीडियम
becomes 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे बेटा, एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन लिखेंगे, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट किसकी है? वैक्यूम की है। बराबर, जैसे आपको भी लगता था वो आपकी है, गलत जगह चले गया, नहीं बोलना था। तो भाई ये एप्सिलॉन नॉट किसकी है? सर वैक्यूम की है। तो ये एप्सिलॉन किसकी है? मीडियम की है। चार्ज इज सेम Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब चलो भाई दोनों को डिवाइड कर देता हूं भाई, मैं दोनों का ये डिवाइड कर देता हूं। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं, F इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय F इन मीडियम, तो आप देखेंगे यहां पर ऊपर आपके पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर, और इधर आपके पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। अब बच्चा लोग यहां पर आपको एकदम क्लियरली दिख रहा है, क्लियरली मालूम पड़ रहा है। क्या मालूम पड़ रहा है? सर ये देखो Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सर ये 4 पाई और ये 4 पाई भी क्या हो जाएगा भाई? हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या सर हमारे पास? तो सर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट नीचे, एप्सिलॉन ऊपर, और इसी रेशो को बेटा हम बुलाते हैं एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी। भाई रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब हम एक मीडियम की परमिटिविटी को कंपेयर करके चल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। मतलब हम वैक्यूम के रिस्पेक्ट में कंपेयर कर रहे हैं, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। अब जैसे यहां पर देखो, जैसे यहां पर देखो, इस इक्वेशन को देखो बच्चा लोग, आप मैं आपको थोड़ा और डिटेल में समझाता हूं। इस इक्वेशन को अगर आप देखोगे यहां पर, इधर इसको देखो, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं कहता हूं बेटा कि किसी भी मीडियम के लिए, अगर मैं कहता हूं किसी भी मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर यानी रिलेटिव परमिटिविटी है 80, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब उस मीडियम की परमिटिविटी 80 गुना है, 80 टाइम्स है ऑफ वैक्यूम। अरे भाई बात समझ में आया? इक्वेशन क्या था? इक्वेशन में बाजू में लिख देता हूं स्टूडेंट्स, इक्वेशन में यहां बाजू में लिख देता हूं। इक्वेशन क्या था सर? इक्वेशन था एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज एप्सिलॉन आर। सही है? तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय, दिख नहीं रहा शायद से, यहां पर दिख नहीं रहा है, मैं इसको चेंज कर देता हूं, ठीक है? सॉरी फॉर दिस, मैं थोड़ा सा एक कलर यूज करता हूं विच इज मोर विजिबल। आई यूज दिस, हाँ आई यूज दिस। हाँ, तो इक्वेशन क्या था? अरे क्या हो गया इसको? हाँ, अभी सही है। हाँ, इक्वेशन क्या था सर? इक्वेशन था एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज एप्सिलॉन आर, ये इक्वेशन था अपना। तो मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज एप्सिलॉन आर टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। मतलब मीडियम की परमिटिविटी वैक्यूम के कंपेयर में कितनी गुना है? 80 गुना है। उसी का मतलब होता है रिलेटिव परमिटिविटी। और इसी के बेसिस पर हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि फोर्सेस कितना टाइम कम हो रहा है। अब पिछले साइड में अगर आपको ले जाऊं तो फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय फोर्स इन मीडियम क्या मिल रहा था मुझे? एप्सिलॉन आर ही मिल रहा था। तो मतलब एप्सिलॉन और आर को लिखने का एक और तरीका भी है हमारे पास। सर क्या तरीका है? सर एप्सिलॉन आर को लिखने का एक और तरीका है, दैट इज फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम। दैट मीन्स फोर्स इन मीडियम is 1/epsilon naught r times force in vacuum। मतलब मीडियम में जो फोर्स होगा वो 1/epsilon naught r हो जाएगा एज कंपेयर टू वैक्यूम, एज कंपेयर टू वैक्यूम। जैसे कि अगर एक मीडियम में दो चार्ज मैंने ले लिए Q1 Q2 और उनके बीच में डिस्टेंस रखा r, लेटर से फोर्स है 80 न्यूटन, वैक्यूम में ले लिया। अब इन्हीं चार्जेस को अगर मैं एक ऐसे मीडियम में लेता हूं, एक ऐसे मीडियम में लेता हूं जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी 80 है, कितनी है भाई? 80। सेम चार्ज को अगर मैं रखूं Q1 Q2 सेम डिस्टेंस पर, सेम डिस्टेंस r के ऊपर, तो पता है इनमें फोर्स कितना हो जाएगा? इस इक्वेशन को लगाओ, इस इक्वेशन को लगाओ, इस इक्वेशन को अगर आप लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि भाई जो हमारा फोर्स इन मीडियम है वो बन जाएगा 1/80 टाइम फोर्स इन वैक्यूम। तो वो हो जाएगा 1/80 इंटू 80, कितना आ जाएगा? 1 न्यूटन। तो भाई
फोर्स जो है वो 80 न्यूटन से कम होकर कितना हो गया, 1 न्यूटन हो गया। 80 न्यूटन से कम होकर कितना हो गया, 1 न्यूटन हो गया। तो जो फोर्स वैक्यूम में 80 न्यूटन का था वो उस मीडियम में 80 गुना कम हो गया। और यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मीडियम का जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है वो हमें बताएगा कि फोर्स कितना टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, सो द रिलेटिव परमिटिविटी, सो द relative permittivity tells us how much the electric force decreases in that medium as compared to वैक्यूम। तो वैक्यूम के कंपेयर में उस मीडियम में फोर्स कितना टाइम्स कम हो जाएगा, उसी को हम रिलेटिव परमिटिविटी बुलाते हैं। सही है। इस रिलेटिव परमिटिविटी का एक और नाम भी है स्टूडेंट्स, एक बड़ा ही फेमस नाम है, और उसको हम बुलाते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल लो या रिलेटिव परमिटिविटी बोल लो, एक ही बात हुई। ठीक है, सो यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर इज एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, which is also force in vacuum divided by force in medium, which is also equal to K, which is dielectric constant। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम K बुलाते हैं। K हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बन गया, और इसकी वैल्यू हर मीडियम के लिए अलग अलग होगी। जैसे कि अगर मैं वाटर की बात करूं, वाटर के लिए 80 होती है। एयर की अगर मैं बात करूं तो एयर के लिए 1 होता है। बच्चा लोग, इसीलिए मैं कह रहा था कि एयर हमारा एक्सेप्शन है। भाई अगर के की वैल्यू 1 हो जाए, अगर मैं यहाँ पे के की वैल्यू 1 पुट कर दूं, इधर मैं के की वैल्यू अगर 1 पुट कर दूं, तो आप ये नोटिस करेंगे कि सर फोर्स इन वैक्यूम, आप ये नोटिस करेंगे कि फोर्स इन वैक्यूम विल बी इक्वल टू फोर्स इन एयर। सही कि नहीं? के का वैल्यू अगर आपने 1 पुट कर दिया तो फोर्स इन वैक्यूम बराबर हो जाएगा फोर्स इन एयर के। इसलिए वैक्यूम में और एयर में फोर्स क्या रहेगा भाई, सेम रहेगा। बाकी किसी मीडियम में सर फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। आई बात समझे बच्चा अपने को? तो इसी को हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, और ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है इसका दूसरा नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इट इज अ यूनिटलेस and dimensionless quantity. It is a unitless and a dimensionless quantity। तो ना तो इसका यूनिट है ना तो इसका डायमेंशन है, क्योंकि इट इज अ रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। ऊपर भी फोर्स है, नीचे भी फोर्स है, तो ऊपर भी न्यूटन आएगा, नीचे भी न्यूटन आएगा, न्यूटन न्यूटन कैंसिल, कहानी खत्म। तो ये है भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अच्छा, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है बच्चा, आप लोगों को सिर्फ एक ही मीडियम का याद रखना है, वो है एयर। बाकी सबका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको दिया रहेगा सम वगैरह के अंदर। सो द ओनली वैल्यू दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू गाइज इज एयर का। एयर का याद कर लो, कहानी खत्म। बाकी सबका दिया रहेगा, अपने को याद करने की अपने को कोई भी जरूरत नहीं है। चले फिर, तो आइए कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, एक क्वेश्चन जेई मेंस हाल ही में आया था। आप देख सकते जेई मेन 24 जनवरी शिफ्ट, इसी साल के जनवरी शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन अपने से? तो क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 प्लेस्ड इन अ वैक्यूम एट r सेंटीमीटर अपार्ट इज F। तो पहले ये जो स्टेटमेंट है यहां से लेके यहां तक, पहले इस स्टेटमेंट को हम एनालाइज करते हैं। यहां से लेके यहां तक पहले इसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि सर अगर हमारे पास दो चार्ज हैं,
सही है, तो ये एक चार्ज, ये एक दूसरा चार्ज, ठीक है। इसका वैल्यू लेटर से प्लस Q1, इसका वैल्यू लेटर से प्लस Q2। इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया है स्टूडेंट्स अपने को? सर इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो अपने को दिया है R सेंटीमीटर, और बोला है इनके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो F की है। मतलब ये चार्ज इसको F के फोर्स से धकेलेगा, ये भी चार्ज इसको F के फोर्स से धकेलेगा, ये हमने पिछले लेक्चर में देख लिया है, ठीक है। और उसको हमने कहां रखा है बेटा? वैक्यूम में रखा है। तो इक्वेशन क्या बनेगा बच्चा? इक्वेशन बनेगा फोर्स F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये अपना इक्वेशन बनेगा स्टूडेंट्स। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई क्या बनेगा? R स्क्वायर। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है अपने को? द फोर्स बिटवीन देम व्हेन प्लेस्ड इन अ मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू 5 एट R बाय 5 सेंटीमीटर अपार्ट विल बी। मतलब अगर इन्हीं चार्जेस को हम वैक्यूम के बजाय एक मीडियम में डाल दे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है और R बाय 5 के डिस्टेंस पे रखे तो फोर्स कितना हो जाएगा? तो बच्चा देखो चार्ज वही रहेगा मेरा, तो लेटर से ये चार्ज प्लस Q1, ये वाला चार्ज बेटा प्लस Q2, उनके बीच का अब ये डिस्टेंस जो है वो घट के कम होके कितना हो गया बेटा? R बाई 5 हो गया है। और सराउंडिंग में हमने एक मीडियम रख दिया है जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है बेटा? 5, के का वैल्यू 5 है, ठीक है। अच्छा इसका इक्वेशन बनाते हैं, तो मान लेते हैं इस जगह पे फोर्स हो गया है F डैश, तो F डैश बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 अपॉन R बाय 5 द होल स्क्वायर। सही कि नहीं बच्चा? यहां पर एप्सिलॉन क्या है? व्हाट इज एप्सिलॉन हियर? तो सर एप्सिलॉन इज परमिटिविटी, किसका? मीडियम का। सही, अब अभी तक हम यही करते आए हैं, ठीक है। अच्छा इसको सॉल्व करते हैं, तो F डैश कितना मिलेगा? सर F डैश मिलेगा 1/4 पाई। अब एप्सिलॉन को मैं लिखूंगा एप्सिलॉन नॉट इंटू के। एप्सिलॉन को मैं क्या लिखूंगा? एप्सिलॉन नॉट इंटू के। आपको याद है ना, मैं आपको बताया था कि भाई एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, तो एप्सिलॉन बनेगा के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। अभी तो बताया था। क्या आया यहाँ पर? Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो यहाँ पे अपने को मिलेगा Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन क्या आएगा? 25। कितना आएगा? 25। अब F डैश कितना हो जाएगा? सर F डैश विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के का वैल्यू कितना है? सर 5 दिया है अपने को, 25 ऊपर भाग जाएगा और फिर अपने को मिलेगा Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। तो यहां पर आप देख सकते हो कुछ काटा कुटी होगी, क्या कटेगा भाई? 5 कटेगा यहां पर। अब 5 कटने के बाद, 5 कटने के बाद, हाँ 5 कटने के बाद क्या इक्वेशन आया यहां पर? क्या इक्वेशन आया? तो अपने को इक्वेशन मिलेगा 5 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। बट व्हाट इज दिस 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर? क्या है बेटा? अपना F है, तो भाई इसको मैं पुट कर दूंगा F, तो आंसर कितना आएगा? ये 5 टाइम्स F। आंसर आएगा बेटा ये 5 टाइम्स F। तो थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर देता हूं कंप्रेस, तभी एक साथ सब आपको यहां पर नजर आ जाएगा। यस सही है, हाँ सही है। तो सब कटने वटने के बाद ये वैल्यू मिलेगा 5F, अपना आंसर आएगा। तो ये रहा भाई 5F। तो भाई यही मैं कह रहा हूं, इसके ऊपर क्वेश्चन आज भी अपने को जेई में आते हैं। सिंपल सा टॉपिक है, सिंपल से क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो जाता है, कोई डरने वाली बात नहीं है। हाँ भाई चले चले चले, दूसरा क्वेश्चन करें करें करें, आइए। हाँ भाई, तो आते हैं अपने अगले सम की तरफ। तो हमारा अगला सम क्या है? क्वेश्चन क्या है अपना? ये भी जेई मेन का है, लास्ट ईयर का सम है। क्या बोला है अपने को? सॉरी क्या बोला अपने को? इफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2
आर सेपरेटेड विद डिस्टेंस डी and placed in a medium of dielectric constant K, what will be the equivalent distance between the charges in air for the same electrostatic force? तो भाई देखो सम क्या बोल रहा है अपने को, दो चार्ज है, वापस से दो चार्ज है, तो एक चार्ज है भाई Q1, दूसरा चार्ज है भाई Q2, उनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया है अपने को सर, इनके बीच का डिस्टेंस अपने को दिया है R, ठीक है, मान लो डिस्टेंस सॉरी डी दिया है अपने को, माफ कीजिएगा, डिस्टेंस अपने को दिया है डी, डी का डिस्टेंस अपने को दिया हुआ है, इसको हमने प्लेस किया है इन अ मीडियम ऑफ डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के, सही है। इक्वेशन क्या बनेगा सर, इक्वेशन बनेगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्योंकि मीडियम में रखा है तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम आएगा, Q1 इंटू Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर R स्क्वायर। अब एप्सिलॉन को मैं क्या करूंगा सर, हम एप्सिलॉन को लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट इंटू के, तो इक्वेशन बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 इंटू Q2 अपॉन डी स्क्वायर, ये इक्वेशन बन गया अपना। देख लो भाई, देख लो देख लो देख लो देख लो, कुछ बड़ा काम नहीं किया, बहुत सिंपल वाला काम है, खाली अपन ने इक्वेशन बनाया यहाँ पर चार्जेस का और वहां पर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, सही है। हमने इक्वेशन बनाया और उसको हमने क्या कर दिया भाई, अरे रे रे रे, ये थोड़ा सा क्या हो गया, हाँ अरे सही है, हाँ पता नहीं भाई इतना हिल गया था वहां से चलो मैं क्या कह रहा था, हाँ अब आगे बढ़ते अगले सम की तरफ चलते। अगला सम क्या बोल रहा है अपने को, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इन एयर फॉर द सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब अगर हमने इन चार्जेस को एयर में रखा, भाई सेम चार्ज है, भाई सेम चार्ज है, सेम चार्ज, लेकिन अब उन चार्जेस को बच्चा हम क्या रख रहे हैं, एयर में रख रहे हैं, तो वही चार्ज Q1 Q2, वही चार्ज Q1 Q2, उनके बीच का डिस्टेंस अब कितना है वही पूछा है, तो मान लो डिस्टेंस है अपना डी डैश, डिस्टेंस कितना हो गया भाई अपना डी डैश, डी डैश डिस्टेंस है, ओके। फोर्स सेम रहेगा तो यहां पर भी फोर्स कितना होगा F, सेम फोर्स बोला ना, सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब जितना फोर्स पहले था, पहले फोर्स कितना था F, अभी भी फोर्स कितना है बच्चा F। इक्वेशन क्या बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एयर है ना भाई, तो एयर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो जाएगा 1, Q1 इंटू Q2 अपॉन डी डैश का स्क्वायर, सही है, सही है। अब इस F को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, ये वाला F यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहां पर F कितना है सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 इंटू Q2 अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन डी डैश का स्क्वायर। अब देखो बच्चा क्या कटने वाला है, अब देखो बेटा क्या कटने वाला है, कुछ कटने वाला है यहाँ पे देखो, Q1 Q2 चला जाएगा, 4 पाई और 4 पाई चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट चला जाएगा, तो बचेगा क्या अपने पास, बचेगा क्या अपने पास सर, अपने पास बचेगा, अपने पास बचेगा, यहां से बचेगा 1/d स्क्वायर, यहां से बचेगा, अच्छा 1/d स्क्वायर के, यहां से 1/kd स्क्वायर बचेगा, ये के भी बच रहा है, डी स्क्वायर भी बच रहा है, और यहां पे सिर्फ बचेगा 1/d डैश का स्क्वायर, सो देयरफॉर d डैश का स्क्वायर कितना आएगा के डी स्क्वायर, अगर आप रूट लेंगे तो d डैश कितना मिलेगा अंडर रूट के इंटू डी, सो अंडर रूट के इंटू डी, सो रूट के डी अपने को मिलेगा, पहला ऑप्शन अपना सही है, डी रूट के, तो उसको डी रूट के बोल दो, क्या ही फर्क पड़ेगा, कर देता हूं भाई मैं, सो डी डैश विल बी डी रूट के, एक ही तो बात हो गई भाई, तो फर्स्ट ऑप्शन अपना सही है भाई डी रूट के। तो आप देख सकते हैं भाई ये भी अपना जेई मेन पिछले साल का ही जनवरी शिफ्ट का क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन था, सिर्फ अपने को इक्वेशन बनाना है, दोनों को डिवाइड या इक्वेट करना है, सब चीज ऑलमोस्ट ज्यादा सारी चीज कैंसिल हो जाएंगी अपनी, जो बचेगा वो रह जाएगा, सही है। तो दो सम अभी हमने किए बैक टू बैक जेई के, आप देख सकते हैं दोनों बहुत ही सरल थे, बहुत ही सिंपल थे, अपने को सिर्फ इक्वेशन पुट करके सॉल्व करना है,
सही हो गया बच्चा? ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं अपने अलग अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जहां पे हम पढ़ेंगे सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो बच्चों अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो अभी हमने इस टॉपिक में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, बढ़ते हैं सुपर पोजिशन की तरफ। तो भाई पढ़ने जा रहे हैं सुपर पोजीशन प्रिंसिपल। सही, क्या है भाई सुपर पोजीशन प्रिंसिपल और किस तरीके से इस पे क्वेश्चन आएंगे वो भी जानेंगे, और कुछ पीवाईक्यूज भी हम इसके रिलेटेड सॉल्व करेंगे। तो बच्चों अभी तक हमने कूलम्स लॉ में क्या सीखा, वापस से अभी मैं कूलम्स लॉ इतना रिपीट कर रहा हूं, अब तक आपके दिमाग में बैठ गया रहेगा कि भाई कूलम्स लॉ में होता क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि कूलम्स लॉ में क्या होता है, बड़ा जिद्दी आदमी हुए। तो वापस से भाई कूलम्स लॉ में हमने पढ़ा कि सर अगर हमारे पास दो चार्ज है, वापस से ये करेंगे, दो चार्ज है, लेटर से पहला चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, उनके बीच का डिस्टेंस कितना बच्चा लोग, R। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा उसका इक्वेशन क्या बनता है सर, उसका इक्वेशन बनता है 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। सही कि नहीं? तो इस इक्वेशन से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि दोनों चार्जेस एक दूसरे पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। सही कि नहीं? मतलब इस फोर्स से, इस इक्वेशन से मैं ये फाइंड आउट कर सकता हूं कि ये वाला चार्ज Q1 Q2 पे कितना फोर्स लगाएगा सर F, सर Q2 Q1 पे कितना फोर्स लगाएगा F। तो हम ये F की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर टू चार्जेस यूजिंग कूलम्स लॉ। बट जरूरी तो नहीं है स्टूडेंट्स कि हमेशा हमें दो ही चार्जेस मिलेंगे, हमें 3 चार्ज ही मिल सकते हैं, 4 चार्जेस भी मिल सकते हैं, 10 चार्जेस भी मिल सकते हैं। तो ऐसे केस में जहां पर हमारे पास मल्टीपल चार्जेस हो, मल्टीपल यानी कि दो से ज्यादा चार्जेस हो, वहां पर हम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का यूज करते हैं। तो पहली बात अपने को यह दिमाग में रखनी है कि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल यूज कब करेंगे सर, तो सर हम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल तब यूज करते हैं जब हमारे पास क्या हो बेटा, जब हमारे पास हो मल्टीपल चार्जेस। क्या हो हमारे पास सर, मल्टीपल चार्जेस। सर मल्टीपल चार्जेस बोले तो मल्टीपल चार्जेस से मेरा मतलब है मोर देन 2, दो से ज्यादा। तो when we have more than 2 charges, we use superposition principle to determine what is the force exerted between the charges। सही है? चलिए, तो भाई सपोज कर लो कि अगर हमारे पास, शुरू से शुरुआत करता हूं, सिंपल से शुरुआत करता हूं, सपोज कर लो हमारे पास दो नहीं बल्कि 3 चार्जेस हैं। तो सपोज कर लो एक चार्ज इधर है, एक चार्ज इधर है और एक चार्ज इधर है। ठीक है, इस वाले चार्ज को अगेन मैंने बोल दिया क्या बुलाओ भाई इसको, मैं Q1 बुलाता हूं, इस वाले को बुलाता हूं Q2, इस वाले को बुलाऊंगा Q3। तो मान लो 3 चार्जेस हमारे पास है Q1 Q2 Q3। अच्छा, लेट अस से इनके बीच में कुछ डिस्टेंस भी है, तो Q1 और Q2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं R12। 12 का मतलब फोर्स, R12 का मतलब डिस्टेंस बिटवीन चार्ज 1 एंड 2। सिमिलरली 1 और 3 के बीच के डिस्टेंस को हम मान लेते हैं R13। R13 मतलब 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम बोल देंगे R23। तो 3 चार्जेस हैं बच्चा अपने पास, Q1 Q2 Q3। अब थोड़ा इस डायग्राम को देखो और सोचो कि यार Q1 पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है। तो सर Q1 पे Q2 भी फोर्स लगाएगा, Q3 भी लगाएगा, बरोबर कि नहीं? Q2 भी इसको रिपेल करेगा, Q3 भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। दोनों मिल के Q1 पे क्या एक्सर्ट करेंगे, फोर्स एक्सर्ट करेंगे। मतलब स्टूडेंट्स ये वही बात हो गई, जब 3 लोगों का ग्रुप हो, 3 दोस्तों का ग्रुप हो, तो 2 मजे लेते हैं तीसरे का,
तो तीसरा जो है वो फंस जाता है भाई। तो दोनों मिलके एक पे अटैक करते हैं, एक मजे लेता है, एक हंसते रहता है, और बेचारे की भाई वाट लगती रहती है। तो कुछ ऐसा ही हिसाब यहां पर भी हो रहा है, ठीक कि नहीं। तो Q2 और Q3 मिलके Q1 पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। तो कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, दोनों के मिलने का रिजल्टेंट फोर्स कितना है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इस Q1 पे लगने वाला जो रिजल्टेंट फोर्स है, इस Q1 पे लगने वाला जो रिजल्टेंट फोर्स है, वो इन दोनों चार्जेस के फोर्स का वेक्टर सम होगा। वो इन दोनों चार्जेस के फोर्स का वेक्टर सम होगा। मतलब दोनों जो फोर्स लगा रहे हैं उनका हमें वेक्टर सम करना है, वेक्टर सम करना है। तो मतलब मान लेते हैं कि अगर मेरे Q2 ने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में लगाएगा, हमने पढ़ा है ना, फोर्स विल ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, और रिपेल करेगा तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। मान लेते हैं वो फोर्स है F2, 2 ने जो फोर्स लगाया उसको मैंने F2 बुला दिया। 3 ने कौन से डायरेक्शन में लगाना है सर, 3 में इस डायरेक्शन में लगाएगा, यहां पर एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, रिपल्सिव फोर्स रहेगा तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। इस फोर्स को मैं क्या बुलाऊंगा, F3। तो Q1 पे लगने वाला जो टोटल फोर्स है, जो रिजल्टेंट फोर्स है, वो होगा F2 और F3 का वेक्टर सम। तो बेटा यहां पर इंपॉर्टेंट बात हमको ध्यान में रखना है कि यहां पर हम कौन सा सम करने वाले हैं, वेक्टर सम करने वाले। मतलब जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन हमने पढ़ा है ना स्केलर्स वेक्टर्स में, वो हमको लगाना है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रिवीजन के लिए बता दूं कि आपने वेक्टर्स में पढ़ा था लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन में। वहां पे आपने क्या देखा था कि जो रिजल्टेंट फोर्स होता है R, उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मैं उसी की बात कर रहा हूं। तो यहां पर F2 मेरा एक वेक्टर हो गया, F3 मेरा दूसरा वेक्टर हो गया। फिर मैं क्या करूंगा, यहां पर एक रिजल्टेंट बनाऊंगा, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। अरे कुछ याद आ रहा है, कुछ चमक में आ रहा है भाई अपने को। तो ये दो वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट आर टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। द रिजल्टेंट विल बी डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो इसका डायगोनल कुछ इस दिशा में आएगा, कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। अरे हाँ ना में कुछ जवाब दे दो, ऐसे कुछ आएगा, सही कि नहीं। इस डायरेक्शन में कुछ अपने को रिजल्टेंट मिलेगा, कंप्लीटिंग द पैरेललोग्राम, ऐसा कुछ बनेगा अपना रिजल्टेंट। तो यहां पर हमें फोर्सेस का वेक्टर सम करना है, मतलब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाना है। इसका मतलब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, जिसमें पैरेललोग्राम भी आ गया, ट्राइंगल लॉ भी आ गया, ये सारी चीज हमको यहां पर अप्लाई करनी है। अच्छा सर, ये तो 3 चार्ज के लिए हो गया। अगर 4 चार्जेस हुआ तो, अगर मान लो यहाँ पे एक और चार्ज आ गया तो क्या करूंगा, फिर F2 F3 प्लस F4। सर 5 आ गए तो F2 F3 F4 F5। सर n चार्जेस आ गए तो सारे n कर देंगे। तो फॉर n चार्जेस के लिए, फॉर n नंबर ऑफ चार्जेस, फॉर n नंबर ऑफ चार्जेस, तो जो रिजल्टेंट फोर्स बनेगा उन सारे इंडिविजुअल फोर्सेस का, मतलब जो भी चार्जेस हैं उन सबके फोर्सेस का हम क्या निकालेंगे, वेक्टर सम निकालेंगे। तो F1 प्लस F2 प्लस F3 फॉर डॉट 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 Fn, nth चार्जेस तक। मतलब 5 हुए तो 5 टर्म आएंगे, 6 हुए तो 6 चार्जेस आएंगे। तो उस हिसाब से जितने भी चार्जेस हमारे यहाँ पर ऐड होते रहेंगे, वैसे वैसे हम क्या करते जाएंगे, यहाँ पे टर्म को ऐड करते जाएंगे n चार्जेस के लिए। तो देखा, अगर आपने, हमारे पास 3 चार्जेस है तो F3 बन गया, 4 हो जाएंगे तो F2 F3 F4 हो जाएंगे। इस तरीके से हमें क्या करना है बेटा, वेक्टर सम करना है, सही है। इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी। अच्छा, और एक बात स्टूडेंट मैं यहाँ पे आपसे ऐड करना चाहता हूं कि जब ये Q2 फोर्स लगा रहा था Q1 पर, ठीक है ना, मान लो Q2 जो है, चलो मैं स्लाइड चेंज करता हूं, कि मान लो ये अपना Q1 है, मान लो ये अपना Q1 है, यहां पर अपना Q2 है, ठीक है। अभी फिलहाल ये देखो Q1 Q2 है। अब लेट अस से Q2 ने Q1 पर, Q2 ने Q1 पर, इन दोनों की बात कर रहा हूं मैं, इन दोनों की, उसने इस पे कुछ 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। कितना फोर्स लगाया भाई, 10 न्यूटन का। इसने भी इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाना है, बराबर की नहीं, वो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब सपोज कर लो Q3 चार्ज आता है, इस कहानी में तीसरा कैरेक्टर आता है, इस कहानी में तीसरा कैरेक्टर आता है। तो भाई Q1 हमारी हीरोइन मेन, Q2 हमारा हीरो, दोनों के बीच में प्यार है। तो ये इससे कितना प्यार करता था सर, 10 न्यूटन का प्यार करता था।
अब कहानी में तीसरा कैरेक्टर आ गया है, कौन आ गया? Q3। अब Q3 भी इससे क्या करने लगा? प्यार करने लगा। तो Q3 भी इस पे फोर्स लगाएगा, बरोबर कि नहीं? Q3 भी इससे प्यार करेगा, फोर्स लगाएगा। कितना लगाएगा? मान लो 20 न्यूटन लगा रहा है। एग्जांपल वाली वैल्यू है, पकड़ मत लेना, यही एग्जांपल दे रहा हूं। तो भाई Q3 के आने से, ये ध्यान रखना बेटा, Q3 के आने से Q2 का प्यार कम नहीं हो जाएगा। Q2 आज भी Q1 से उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। तो भाई Q3 के आने से Q2 का फोर्स कम नहीं होगा। तो कितने भी चार्जेस यहां पर आ जाएं, Q2 उतना ही फोर्स लगाते रहेगा Q1 पर। सो इसका जो फोर्स है वो बाकी चार्ज के प्रेजेंस पे इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं करता। दूसरे चार्ज के आने से इसका फोर्स कम ज्यादा नहीं होगा, जितना पहले लगा रहा था उतना बाद में भी लगाएगा। बात समझ आ रही है अपने को? तो यहां पर द फोर्सेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मतलब एक दूसरे पे वो निर्भर नहीं करते हैं। जितना पहले अप्लाई कर रहे थे उतना बाद में भी अप्लाई करेंगे। 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए। सही है बात भाई? तो चार्जेस इस तरीके से एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, जितना पहले कर रहे थे उतना बाद में भी करेंगे। Q3 की जगह अगर मैं एक और चार्ज लेके आ जाऊं Q4, तब भी ये Q2 उस पर 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा। ठीक है ना? मान लो Q4 ने भी फोर्स लगाया, Q4 ने कितना लगाया? रिपल्शन वाला फोर्स लगा दिया। यहां पर कितना लगा दिया? मान लो 5 न्यूटन का लगाया। तो अब भी Q2 का फोर्स चेंज नहीं होगा, Q2 आज भी उतना ही फोर्स लगाएगा जितना पहले लगा रहा था। तो देखिए मैं कह रहा हूं तो बच्चा लोग, कि फोर्सेस जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। तो प्रेजेंस से कोई लेना देना नहीं है। तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड यहां पर कॉन्सेप्ट है। वापस में चाहिए तो आपको लिए एक वापस आपको बता देता हूं यहां पर, कि भाई अगर हमारे पास मल्टीपल चार्जेस हैं, अगर हमारे पास मल्टीपल चार्जेस हैं, मल्टीपल चार्जेस यानी कि मोर देन टू, तो ऐसे केस में जो रिजल्टेंट फोर्स रहेगा ऑन एनी चार्ज, मतलब कोई भी चार्ज का आप रिजल्टेंट निकाल सकते हो। जो मैंने पिछले एग्जांपल दिया था, मैंने Q1 पे निकाला था, आप Q2 पे भी फाइंड आउट कर सकते हो सेम फॉर्मूले से, आप Q3 पे भी फाइंड आउट कर सकते हो सेम लॉजिक से। मतलब तीनों में से किसी भी एक चार्ज पर कितना रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है, आप इस सेम फॉर्मूले से क्या कर सकते हो? फाइंड आउट कर सकते हो। क्योंकि भाई फोर्सेस तो तीनों एक दूसरे पे लगा रहे हैं ना, बरोबर कि नहीं? भाई देखो Q1 भी Q2 पे फोर्स लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? लगा रहा है। तो Q1 किस डायरेक्शन में लगा रहा है बेटा? तो सर Q1 इस डायरेक्शन में लगा रहा है। Q1 जो है वो इस डायरेक्शन में लगाएगा, इसके फोर्स को मैं F1 बुला देता हूं। Q3 कौन से डायरेक्शन में लगाएगा? सर Q3 इस डायरेक्शन में लगाएगा, इसको मैंने F3 बोल दिया। तो अब Q2 पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा स्टूडेंट्स? इट इज गोइंग टू बी F1 प्लस F3, उसका क्या निकालना है अपने को? वेक्टर सम। सेम लॉजिक यहां पर भी लगाओ। Q3 पे कौन फोर्स लगा रहा है? सर Q3 पे फोर्स लगाएगा Q1 इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, तो ये फोर्स F1 हो गया। Q2 क्या करेगा? सर Q2 भी इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, कितना फोर्स लगा दिया? मान लो F2 हो गया। तो Q3 पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? F1 प्लस F2, उसका वेक्टर सम। तो बेटा ये वेक्टर सम भूलना नहीं है अपने को, बहुत जरूरी है भाई ये, इसको भूलना मत यार भाई लोग, आप लोग, ये बहुत काम की चीज है, इसको मत भूलना। वेक्टर सम, सिर्फ सम करके मत आ जाना, 5 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन इज इक्वल टू 15 न्यूटन, ये गलती करके मत आना भाई। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनको ऐड करते समय हमें वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन का भी ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। ठीक है, सही है। बड़े आगे आइए एक दो प्रॉब्लम्स करते हैं। जब प्रॉब्लम्स करेंगे तो और थोड़ी सी आपको क्या मिलेगी? क्लैरिटी मिलेगी कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, सो जैसे मैं बता रहा था कि मल्टीपल चार्जेस, इफ यू हैव मोर देन 2 चार्जेस, देन द रिजल्टेंट फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्ज is equal to the vector sum of all individual forces। ठीक है, तो इक्वेशन बनेगा F रिजल्टेंट FR इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 Fn। तो ये हो गया भाई अपने n चार्जेस के लिए रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला।
अब सुपर पोजिशन पर जेई में भी कई सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, नीट में भी कई सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, और इससे जुड़ी एक छोटे बहुत ट्रिक्स भी है, वो मैं आपको बताऊंगा इक्विलिब्रियम वाले कंडीशन में। याद है इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा था लॉज ऑफ मोशन के अंदर, इक्विलिब्रियम, तो उसके भी कुछ कॉन्सेप्ट यहां पर जुड़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं विद द न्यूमेरिकल पार्ट। ठीक है, चलो। सो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस हमने स्टडी कर ही लिया है, तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है भाई अपना जेई मेन का 2022 इवनिंग शिफ्ट का है, 27 जून का है। क्या कह रहा है भाई अपने से ये क्वेश्चन? तो क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर 3 आइडेंटिकल चार्ज्ड बॉल ईच ऑफ चार्ज 2 कूलम आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट P by a silk thread of 2 मीटर each as shown in figure। ठीक है, तो स्टूडेंट जैसे आप फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में हमारे पास 3 बॉल्स हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे B1 B2 B3 लिखा हुआ है, तो इधर पे आएगा अपना B3, इधर पे है अपना B1, और यहां पर है भाई अपना B2। अब तीनों को हमने सस्पेंड किया फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट यूजिंग अ सिल्क थ्रेड ऑफ 2 मीटर्स ईच। तो ये भी 2 मीटर का है, देखो ये वाला पार्ट जो है ये भी 2 मीटर का है, ये वाला पार्ट भी 2 मीटर का है, और ये जो पीछे वाला है ये भी अपना 2 मीटर का है। सो 2 मीटर के थ्रेड से उनको हमने सस्पेंड किया हुआ है। अच्छा, आगे क्या बोल रहे हैं? दे फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 1 मीटर। तो स्टूडेंट्स अगर आप नीचे देख पा रहे हैं तो नीचे आपको दिखेगा कि तीनों बॉल्स जो हैं वो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, ऐसा एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बना रहे हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पे डायग्राम के फॉर्म में दिखाऊं तो अपने को इधर एक इक्विलैटरल ट्राइंगल मिल रहा है, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल सा अपने को मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो अपना B1 B2 B3 है, ये तीनों मिल के एक ट्राइंगल यहाँ पर फॉर्म कर रहे हैं। तो ये पीछे वाला मान लो ये अपना B3 है, ये वाला मान लो अपना B2 है, और ये वाला मान लो अपना B1 है। सही है, और ट्राइंगल कितने साइड का है? 1 मीटर वाला है, मतलब एवरी साइड इज ऑफ 1 मीटर। सही है, क्या बोल रहे हैं अपने को? द रेशियो ऑफ नेट फोर्स मांगा है, नेट फोर्स ऑन चार्ज्ड बॉल टू द फोर्स बिटवीन एनी 2 चार्ज्ड बॉल्स। मतलब किसी भी एक बॉल पे लगने वाला नेट फोर्स और 2 बॉल्स के दरमियान फोर्स का रेशियो आप पता करो कि रेशियो क्या है। ऑप्शन दिया है 1:1, 1:4, √3:2 एंड √3:1। तो चले भाई शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैं क्या बोलता हूं? मैं ये कहता हूं कि मान लेते हैं लेट F1, मैं बोलता हूं लेट F1 बी द फोर्स, बी द नेट फोर्स बिटवीन 2 balls on a बॉल। ठीक है, किसी भी एक बॉल पे लगने वाला नेट फोर्स क्या है भाई? मैंने मान लिया F1। अब अगर बेटा आप इसको देखोगे, देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाने का समय आ चुका है बच्चा लोग, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाने का समय आ चुका है। अब जैसे मान लो मैंने फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट फोर्स ऑन B2। किसे फाइंड आउट करना है? B2 पे फाइंड आउट करना है मैंने। तो B2 पे फोर्स लगा कौन रहा है? सबसे पहली बात, B2 पे फोर्स लगा कौन रहा है? तो आप बोलेंगे सर B2 पे फोर्स लगा रहा है B1 और B3। सही है, तो पहले अपने को खुद से ये क्वेश्चन करना है सुपरपोजिशन वाले केस में कि फोर्स लगा कौन रहा है। ठीक है, तो फोर्स लग रहा है सर B2 पे, लगा कौन रहा है? B1 और B3 लगा रहा है। फिर पूछना है सर कौन से डायरेक्शन में लगाएगा। तो यहां पर कूलम्स लॉ हैंडी होगा, कूलम्स लॉ बहुत काम में आएगा, जो कहता है कि फोर्स विल ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग 2 चार्जेस। तो B1 जो है वो इसी लाइन के अलोंग फोर्स एक्ट करेगा, और वो फोर्स का डायरेक्शन ये रहेगा बेटा, इस डायरेक्शन में फोर्स वो लगाएगा, इस डायरेक्शन में वो फोर्स लगाएगा। तो इस फोर्स को बच्चा लोग मैंने क्या बुला दिया? इस फोर्स को मैंने बुला दिया F1। F1 तो मैंने इसको बुलाया ना, तो एक काम करता हूं, इसको मैं क्या करता हूं ना बेटा, पूरा गया क्या? इसको मैं क्या करता हूं ना बेटा, इसको मैं FR बोल लेता हूं, रिजल्टेंट। इसको ना बेटा मैं FR बोल लेता हूं, सही रहेगा अपने आगे के रेफरेंस के लिए, FR। ठीक है, तो F1 फोर्स लग रहा है भाई इसके ऊपर। ठीक है, F1 फोर्स लग रहा है इसके ऊपर।
बॉल 1 ने फोर्स लगाया F1, ठीक है। फिर कौन लगाएगा, B3 लगाएगा। कौन से डायरेक्शन में सर, इस डायरेक्शन में, लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहां पर भी फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा फोर्स, ऐसे लगेगा फोर्स अपना। अब इस वाले फोर्स को मैंने क्या बुला देना है, F3 बुला देना है, F3 बुला देना है, सही है। तो एक बॉल के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, F1 और F3। क्या एंगल है उनके बीच में, देखो भाई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये वाला एंगल कितना होगा भाई साहब 60, ये वाला एंगल कितना होगा भाई साहब 60, ये वाला एंगल कितना होगा भाई साहब 60, 60 60 60 का एंगल बनेगा। तो ये वाला जो एंगल होगा ये भी कितना रहेगा भाई अपना 60 रहेगा, सही कि नहीं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहे 60 रहेगा। तो B2 पे लगने वाला ऑन बॉल B2, ऑन बॉल B2 पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स जो होगा अपना Fr, वो क्या होगा सर, Fr होगा अंडर रूट में F1 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F1 इंटू F3 इंटू क्या आएगा बेटा कॉस थीटा, बराबर। रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला बनेगा अपना। अब थीटा कितना है सर 60, तो यहां पर मैं cos 60 पुट कर देता हूं सीधे सीधे। तो मैं क्या करूंगा भाई, यहां पर cos थीटा के बदले मैं यहां पे सीधे सीधे cos 60 पुट करता हूं, और cos 60 का वैल्यू हम जानते हैं हाफ होगा। तो मुझे यहां पर मिलेगा अंडर रूट में F1 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F1 इंटू F3 इंटू क्या आएगा बेटा हाफ। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो मुझे मिलेगा अंडर रूट में F1 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस F1 इंटू F3। अब F1 F3 की वैल्यू निकालते हैं बच्चा लोग, F1 F3 की वैल्यू निकालते हैं। अब अगर आप F1 और F3 की वैल्यू निकाले, अगर आप F1 और F3 की वैल्यू निकाले तो आपको सेम मिलेगा। अब मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं सेम मिलेगा, आपको एग्जाम में भी कुछ ऐसे ही करना है, बगैर कैलकुलेट किए भी आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि F1 F3 का वैल्यू सेम है। अच्छा कैसे, देखो भाई फोर्स निकालने का तरीका क्या है, फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडी निकालने का तरीका क्या है सर, वो है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या बोलता है, मन में सोचो, जो मैं कह रहा हूं उसको मन में इक्वेशन बनाते रहो। कूलम्स लॉ का इक्वेशन क्या है सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, मतलब फोर्स Q1 Q2 और R स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। अब इधर देखो, इन दो बॉल्स को देखो, B1 B2 को देखो, क्या इन दोनों का चार्ज सेम है, हाँ सर सेम है, बोला है अपने को 2 कूलम, चार्ज सेम है। तो इनका जो Q1 Q2 आएगा, इनका जो बेटा Q1 इंटू Q2 आएगा वो कितना होगा, 2 कूलम इंटू 2 कूलम कितना होगा बेटा 4। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा 1 मीटर। तो इनके बीच का जो फोर्स बनेगा वो क्या होगा, क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4/1 स्क्वायर विच इज 4। सिमिलरली इनके बीच में अगर आप देखोगे B1 और B2, इनका भी चार्ज 2 कूलम है, तो इसका भी Q1 इंटू Q2 कितना आएगा सर 4, डिस्टेंस कितना है 1, मतलब इसका भी वैल्यू कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4/1 स्क्वायर विच इज 1। तो भाई दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है। कितनी वैल्यू आ रही है, तो F1 इज इक्वल टू F3 नॉट डायरेक्शन, F1 का मैग्नीट्यूड इज सेम एज F3 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10⁻⁹ 4 अपॉन हमने क्या बनाया 1 स्क्वायर, तो कितना आएगा 9 4 36 इंटू 10⁻⁴ कितना आएगा 9। आ रही है बात समझ अपने को। तो यहां पर F1 F3 का वैल्यू सेम आएगा, तो पुट करूंगा भाई मैं, दिस इज F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर। F1 F3 का वैल्यू सेम आ गया भाई यहां पर। अब सेम आने की वजह से, सेम आने की वजह से, सेम आने की वजह से मेरा जो रिजल्टेंट फोर्स बनेगा वो रिजल्टेंट फोर्स होगा Fr, अंडर रूट में क्या बनेगा F1 प्लस F1 प्लस F1 सॉरी F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर, मुझे मिलेगा 3F1 स्क्वायर, मतलब रिजल्टेंट फोर्स मेरा आएगा √3F1, ये आएगा √3F1 आएगा अपना, सही है। √3F1 आ गया भाई अपना। तो मेरे को Fr मिल गया बेटा, मुझे Fr मिल गया, मतलब मुझे एक पार्ट मिल गया, क्या मिल गया हमको, मिल गया द नेट फोर्स ऑन अ चार्ज बॉल। ये वाला पार्ट मुझे मिल गया भाई, चार्ज बॉल पे लगने वाला नेट फोर्स मुझे मिल चुका है। अब मुझे फाइंड आउट करना है फोर्स बिटवीन एनी टू चार्ज बॉल, किसी भी दो चार्ज बॉल के बीच का फोर्स। अब किसी भी दो चार्ज बॉल के बीच का फोर्स कितना आएगा, अगर मैं आप डायग्राम देखोगे
तो डायग्राम में आपको क्या दिख रहे हैं सर? डायग्राम में हमें 3 बॉल्स दिख रहे हैं, सही कि नहीं? डायग्राम में सर हमें 3 बॉल्स दिख रहे हैं। ओके, यहां पर B1, यहां पर B2, यहां पर B3। ठीक है, तीनों नेचर प्लस प्लस प्लस। वैल्यू कितना सर? 2 कूलम, 2 कूलम, 2 कूलम। सर डिस्टेंस कितना? 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर। अब मैंने निकालना है दो बॉल्स के बीच का रिजल्टेंट फोर्स। तो मान लेते हैं दो बॉल्स मतलब B1 B2 निकालता हूं। तो लेट F12 बी द फोर्स बिटवीन B1 आणि B2, B1 एंड B2। सही है, B1 एंड B2 कितना आएगा भाई फोर्स? तो भाई F12 बनेगा 9 इंटू 10⁹, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2 कितना है? 2 इंटू 2 दैट इज 4 अपॉन कितना आएगा बेटा? 1 स्क्वायर। कितना आएगा? 1 स्क्वायर। तो कितना आ गया ये? 36 10⁹9 न्यूटन। ये आ गया। तो ये मुझे दो बॉल्स के बीच का फोर्स मिल गया। ये मुझे रिजल्टेंट फोर्स मिला था। रिजल्टेंट फोर्स कितना था सर? √3F1 मतलब √3 इंटू 36 इंटू 10⁹9। ये वैल्यू मुझे मिला था। तो अब इन्हीं का रेशो मुझे निकालना है बेटा। तो इनका अब रेशो क्या आएगा? इनका अब रेशो क्या आएगा? तो मुझे करना है FR डिवाइडेड बाय F12। FR आ रहा है √3 इंटू 36 इंटू 10⁹9। ये है भाई 36 इंटू 10⁹9। तो सीधा सीधा भाई यहां पर कट हो रहा है, ये गया, ये गया। आंसर मुझे कितना मिला? FR अपॉन F12 एज √3। तो आंसर बेटा मेरे को आ रहा है √3। तो मतलब क्या ऑप्शन आएगा अपना सर? ऑप्शन डी आएगा, विच इज √3:1। तो स्टूडेंट्स जैसे आप देख सकते हैं बहुत ही इजी सा सम था। आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर कूलम्स लॉ अप्लाई करना है और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करना है। जैसे मैंने आपको समझाया था कि सुपरपोजिशन क्या है, कैसे लगाना है सर? किसी भी बॉल पर या किसी भी चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो सारे इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। मतलब हमें वेक्टर एडिशन करना है। तो देख लो बेटा सामने प्रूफ है, मैंने यहां पर कौन सा एडिशन किया है भाई? वेक्टर एडिशन मैंने कर दिया है। तो आई बात समझ में अपने को? तो भाई देखो ये जेई का सम है 2022, सिंपल सा सम था, फटाफट अपने को सॉल्व करना था। और एक बात स्टूडेंट जो मैंने यहां पर आपको बता दी है वो ये बताई है कि भाई अगर हमको दो चार्ज पार्टिकल दिए हैं, ठीक है, अगर उनका चार्ज सेम है, वैल्यू सेम है, अगर उनके बीच का डिस्टेंस भी सेम है, दो फोर्स के बीच का डिस्टेंस भी सेम है, तो उनके फोर्स का वैल्यू भी सेम होगा। जैसे मैंने आपको यहां बताया कि F1 और F3 बराबर है, क्योंकि यहां पे चार्ज का प्रोडक्ट और यहां पे चार्ज का प्रोडक्ट सेम है, यहां पर डिस्टेंस सेम है, यहां पे डिस्टेंस सेम है, तो फोर्स भी दोनों केस में क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इस तरीके से आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि दो फोर्सेस की वैल्यू सेम होगी या डिफरेंट होगी, जस्ट बाय लुकिंग एट द चार्ज का वैल्यू एंड द डिस्टेंस का वैल्यू। तो ऐसे हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो यहां पर भाई मैंने एफ आर निकाला, इधर देख लो भाई मैंने एफ आर निकाला, रिजल्टेंट फोर्स एनी वन ऑफ द बॉल। यहां मैंने फाइंड आउट किया फोर्स बिटवीन एनी टू बॉल, मैंने B1 B2 का फोर्स निकाल दिया यूजिंग कूलम्स लॉ, और फिर दोनों को डिवाइड करके √3 आंसर निकाल लिया। सही है स्टूडेंट्स? चलो फिर आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रॉब्लम की तरफ। सही है, चलो भाई चलो भाई, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? नेक्स्ट प्रॉब्लम बोल रहा है 3 पॉइंट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 5 माइक्रो, 0.16 माइक्रो एंड 0.3 माइक्रो कूलम are located at a vertices ABC of a right angle triangle whose sides are AB 3 cm, BC 3√2 and CA 3 cm। तो बच्चा लोग यहां पर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है,
हमारे पास यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल है। हमारे पास यहां पर एक एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सही है। इस राइट एंगल ट्राइंगल के 3 वर्टाइसिस पे 3 चार्ज है। तो यहां पर एक चार्ज है, इधर पे एक चार्ज है और इधर पे एक चार्ज है। और इधर पे एक चार्ज है। ऐसे 3 चार्जेस है अपने पास। ओके। अच्छा, ए बी सी वर्टाइसिस है और साइड भी अपने को दिया हुआ है। अब साइड ध्यान से देखो बेटा, साइड ध्यान से देखो, ए बी, बी सी और सी है। अब राइट एंगल ट्राइंगल है, सोच समझ के अपने को साइड डिसाइड करना है भाई यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देख सकते दो साइड की वैल्यू सेम है और तीसरा है 3√2। तो इनमें सबसे बड़ा कौन है? 3√2 सबसे बड़ा है। ये 3 है, ये 3 है, 3√2 सबसे बड़ा है। तो जो सबसे बड़ा होगा वही हमारा क्या बनेगा? हाइपोटेन्यूस बनेगा। ठीक है भाई। तो ये अपना बन गया सी, ये बन गया अपना बी और ये हो गया अपना ए। ऐसे। हाँ, तो एसी जो है, एसी कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है बेटा, ये है 3 सेंटीमीटर। ओके। ए बी जो है, देखो ए बी भी कितना है बेटा? 3 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस भी कितना हो गया अपना? 3 सेंटीमीटर। और ये डिस्टेंस जो यहां पर है वो है अपना 3√2 सेंटीमीटर। ऐसे। तो साइड भी डिसाइड करना बहुत जरूरी होता है, कौन सा साइड क्या है। अच्छा, ए पर कौन है? 5 माइक्रोकूलम। आइए, तो ए पर है अपना 5 माइक्रोकूलम। यहां पर है भाई अपना 5 माइक्रोकूलम ए पर। बी पर कौन है भाई? 0.16 माइक्रोकूलम। यहां पर है 0.16 माइक्रोकूलम। और सी पर कौन है भाई? 0.3 माइक्रोकूलम। यहां पर है 0.3 माइक्रोकूलम। ये चार्जेस अपने को दिए हुए। पॉइंट ए इज अ राइट एंगल कॉर्नर। जैसे आप देख सकते हो भाई, पॉइंट ए जो है हमारा राइट एंगल कॉर्नर, हमने पहले ही देख लिया था। ये तो दिया है अपने को। क्या बोला है अपने को? द चार्ज एट पॉइंट ए एक्सपीरियंसेस डैश न्यूटन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू द अदर टू चार्जेस। सिंपल सिंपल वो लोग पूछ रहे कि पॉइंट ए पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स बता दो भाई, कितने न्यूटन का होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप का ये क्वेश्चन है अपना। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है बच्चा लोग, आपको पता ही रहेगा कि कुछ क्वेश्चंस जैसे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में अपने को ऑप्शन नहीं देते, अपने को सीधा सीधा वैल्यू वहां पर पुट करनी रहती है अप टू द करेक्ट इंटीजर वैल्यू। चले भाई, ए पर फोर्स निकालना है। कैसे निकालेंगे बच्चा? तो देखो बहुत सिंपल है। तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि सर फोर्स निकालना किस पे। सबसे पहले वो आपको पता होना चाहिए कि फोर्स निकालना किसके ऊपर है। तो हमको दिया गया है, साफ साफ बोला गया है कि सर फोर्स जो है वो निकालना है ए पर। अच्छा, अब कौन सी दिशा में निकालना है, कौन से डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अब ए पे फोर्स लगा रहा है सी और बी। ए पर फोर्स कौन लगा रहा है भाई? सी और बी लगा रहा है। कौन से डायरेक्शन में लगा रहा है? तो सर सी इस डायरेक्शन में लगा रहा है, सी इस डायरेक्शन में लगा रहा है। सही है। तो ये वाले फोर्स को मैं क्या बुलाऊंगा? ये वाले फोर्स को मैं बुलाऊंगा एफ सी। सी ने लगाया, ये वाले फोर्स को मैंने क्या बुलाया? एफ सी। फिर कौन लगा रहा है? बी लगा रहा है। बी कौन से डायरेक्शन में लगाएगा सर? इस डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में लगाएगा। तो थोड़ा सा मैं इसको क्या हो रहा है मेरे से, हाँ, तो थोड़ा सा भाई मैं इसको निकालता हूं। हाँ, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या रहेगा सर? डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। ऐसे। तो बी इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा उसके ऊपर, बी इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा उसके ऊपर। सही हो गया। ये वाले फोर्स को मैंने क्या बुलाना है सर? ये वाले फोर्स को मैंने बुलाना है एफ बी। सिंपल। कितना एंगल होगा दोनों के बीच में सर? दोनों के बीच में एंगल होगा 90। ये चार्ज है 5 माइक्रोकूलम वाला, तो ये वाला चार्ज है भाई अपना 5 माइक्रोकूलम वाला। ओके। कितना रिजल्टेंट फोर्स लगेगा? तो सर रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला तो सर हम जानते ही हैं कि रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला है एफ आर इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या रहेगा भाई? एफ बी स्क्वेयर प्लस एफ सी स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स एफ बी इंटू एफ सी इंटू कॉस ऑफ थीटा। थीटा कितना अपना 90। कॉस 90 कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी? सर कॉस 90 हो जाएगा भाई अपना 0। तो तीसरा टर्म जो है ये पूरा का पूरा टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो अपने को मिलेगा एफ आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ बी स्क्वेयर प्लस एफ सी स्क्वेयर। अब खाली एफ बी और एफ सी का वैल्यू अपने को निकालना है और सब्स्टिट्यूट करना है। तो चलो स्टूडेंट्स फटाफट एफ बी एफ सी का वैल्यू निकालते हैं। आओ, इसको मैं मार्क कर देता हूं यूं ऐसे। ठीक है, एफ बी निकालते हैं।
तो एफ बी का वैल्यू कितना होगा सर 9 इंटू 10⁹ एफ बी आने के बी वाला चार्ज जो फोर्स लगा रहा है कितना चार्ज है सर इसका 0.16 माइक्रोकूलम तो यहां पर आएगा 0.16 10⁻⁻6 ये वाला चार्ज कितना है 5 तो 5 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय कितना है भाई अपना डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर तो अपने को मिलेगा 3 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये मिलेगा अपने को ओके चलिए सॉल्व करते हैं तो अब ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 5 इंटू इसको मैं लिखूंगा 16 और ये हो जाएगा 10⁻9 ये हो जाएगा 10⁻⁻6 और ये हो जाएगा 10⁻⁻8 -6 का -8 कर दिया मैंने डिवाइड बाय नीचे कितना रहेगा भाई ये अपना 9 इंटू 10⁻⁻ कितना हो गया -4 तो भाई 9 और 9 अपना उड़ गया बराबर 9 और 9 अपना उड़ गया अब 16 इंटू 5 कितना बचेगा भाई अपना 80 बचेगा सॉरी 90 बचेगा क्या कर रहा हूं मैं क्या हो गया 80 बचेगा अपना क्या हो गया भाई मेरे को 80 बचेगा अब ये -9 है -8 है कितना हो गया 10 बराबर 10 और ये -6 कितना हो गया -5 +4 ऊपर जाएगा -4 हो जाएगा तो अपने को मिलेगा 10⁻⁻1 तो ये हो जाएगा सिंपली 8 न्यूटन ये 8 न्यूटन का फोर्स हो गया तो एफ बी अपने को मिल गया है सर एफ बी अपना आ रहा है 8 न्यूटन एफ बी आ रहा है भाई अपना 8 न्यूटन हाँ अच्छा आगे 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 अब हमको निकालना है किसकी वैल्यू निकालनी बेटा अपने को देख लो किसकी वैल्यू निकालनी है अब एफ बी आ गया अब एफ सी निकालना है एफ सी मतलब इन दोनों के बीच का चार्ज इन दोनों के बीच का फोर्स सॉरी ठीक है चलो इन दोनों के बीच का निकालते हैं तो एफ सी कितना आएगा सर 9 इंटू 10⁻9 क्या चार्ज है बेटा सर ये 5 है ये 0.3 है तो 5 इंटू 0.3 तो 5 माइक्रोकूलम इंटू 0.3 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय सर उनके बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा उनके बीच का डिस्टेंस सर उनके बीच का डिस्टेंस भी 3 सेंटीमीटर है तो यहां पर भी अपने को मिलेगा 3 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर तो अब ये 9 इंटू 5 इंटू 3 कर दूंगा इसको मैं 0.3 को यहां पर मिलेगा 9 10⁻9 10⁻6 और 10 कितना हो जाएगा -7 नीचे आपको मिलेगा 9 10⁻4 9 और 9 कैंसल 5 3 15 वापिस से वही कहानी -4 ऊपर जाएगा +4 हो जाएगा 9 + 4 कितना मिलेगा आपको 13 -6 और -7 -6 और -7 कितना आ जाएगा -13 तो सीधा 1 हो जाएगा तो आंसर मिलेगा अपने को 15 न्यूटन तो भाई अपने को एफ सी का वैल्यू भी बेटा मिल गया तो एफ बी भी मिल चुका है एफ सी भी मिल चुका है अपने को सिर्फ रिजल्टेंट निकालना है तो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला याद कर लो बेटा रिजल्टेंट क्या था एफ आर वॉज √of एफ बी स्क्वेयर प्लस एफ सी स्क्वेयर तो कितना आएगा अपने को एफ बी कितना मिल रहा था सर अपने को एफ बी मिल रहा था 8 और ये कितना है 15 तो इट इज 8 स्क्वेयर प्लस कितना आएगा 15 स्क्वेयर तो यहां पर आ जाएगा 8 8 जा 64 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 ओके तो 64 + 225 हम करेंगे तो एफ आर कितना आएगा अपना रूट में 225 + 64 अगर हम करेंगे 289 आएगा 289 तो एफ आर की वैल्यू लगभग कितनी होगी कितनी होगी तो √289 अपने को निकालना है √289 कितना आएगा नियरली 16 के आसपास आना चाहिए बिकॉज 16 17 आएगा एग्जैक्ट अपने को 17 यहां पर आंसर मिलेगा तो एग्जैक्ट अपने को यहां पर 17 मिलेगा ठीक है तो भाई आंसर कितना आएगा भाई यहां पर 17 न्यूटन सो एफ आर इज इक्वल टू कितना मिलेगा अपने को 17 न्यूटन
17 न्यूटन बैठ गया अपना आंसर, सीधा सीधा सिंपल सा सम था भाई ये। ओके सही है बच्चा लोग। तो यहाँ पे कुछ अगेन बड़ा काम नहीं करना था, सिर्फ अपने को रिजल्टेंट फोर्स जो है वो कैलकुलेट करना था। और रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकाला हमने? यूजिंग द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशंस। ठीक है चले। बच्चा आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ पॉइंट चार्ज Q1 एज 4Q0। Q1 एक चार्ज है, 4Q0 वैल्यू है, उसको प्लेस किया हमने ओरिजिन पे। अनदर पॉइंट चार्ज Q2 विच इज माइनस Q0 is placed at 12 centimeter. The charge of proton is Q0. The proton is placed on x-axis so that the electrostatic force on the proton is 0. In this situation, the position of proton from the origin is dash centimeter. तो भाई यहां पर हमारे पास मान लो भाई एक y एक्सिस है और बच्चा लोग मान लो अपने पास एक x एक्सिस है। ठीक है तो ये भाई हो गया हमारा x एक्सिस। ये हो गया भाई हमारा x और y एक्सिस। ठीक है एक पॉइंट चार्ज Q1 को हमने प्लेस किया है ओरिजिन पर। सही है तो भाई यहां पर मान लो ये ओरिजिन है हमारा, इधर पर एक चार्ज हमने प्लेस किया है जिसकी वैल्यू है Q1, जिसकी वैल्यू है भाई Q1 ओरिजिन में प्लेस किया है। अनदर पॉइंट चार्ज माइनस Q0 इज प्लेस्ड एट x इक्वल टू 12। तो यहां पर एक और चार्ज मान लो जिसकी वैल्यू है Q2। कितने डिस्टेंस से प्लेस किया है? तो सर इसको हमने प्लेस किया है, इसको हमने प्लेस किया है एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस है ये अपना 12 सेंटीमीटर का है। x इक्वल टू 12 पे रखा है, देखो सेंटीमीटर पे। चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज Q0, मतलब जो Q0 बोला है वो चार्ज ऑफ प्रोटॉन है, मतलब 4 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड माइनस ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन शायद से होगा वहां पे। The proton is placed on x-axis so that the electrostatic force on the proton is 0. In this situation, the position of proton from the origin is. अब भाई यहां पर एक तीसरा चार्ज है हमारा। तीसरा चार्ज कौन है भाई? प्रोटॉन Q0। उसको हमने x एक्सिस पे प्लेस करना है, कुछ ऐसे प्लेस करना है कि भाई उस पे लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाए। तो भाई यहां पर मान लो भाई ये वाला चार्ज तो नेगेटिव नेचर का है माइनस Q0, ये वाला चार्ज पॉजिटिव नेचर का है। अब तीसरा चार्ज Q0 कहां प्लेस करे कि उसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो थोड़ा सा मैं क्या करूंगा ना बेटा, थोड़ा सा इसको मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं कि हाउ इट वर्क्स, ठीक है देखो बच्चा लोग, जब भी अपने को ऐसा कुछ कंडीशन दिया हो जहां पर 3 चार्जेस एक साथ लाइन में हो, ऑल 3 चार्जेस आर इन अ लाइन, एक साथ लाइन में हो, हाँ, तो ऐसे केस में हम लोग इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगाएंगे। इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या है? देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन मैं आपको समझाता हूं। इक्विलिब्रियम का कंडीशन कुछ ऐसा है कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन में, अगर हमारे पास ऐसे एक स्ट्रेट लाइन में दो चार्जेस है, कितने भाई? दो चार्जेस है, एक और दो, दो चार्जेस Q1 Q2। अगर दोनों सेम नेचर के हैं, अगर दोनों Q1 और Q2, अगर दोनों Q1 और Q2 सेम नेचर के हैं, मतलब दोनों पॉजिटिव हैं या फिर दोनों नेगेटिव हैं, तो ऐसे केस में थर्ड चार्ज इज प्लेस्ड इन बिटवीन Q1 एंड Q2। तो तीसरे चार्ज को हमें कहां प्लेस करना है? Q1 एंड Q2 पे प्लेस करना है, सो दैट उस पे लगने वाला नेट फोर्स क्या है बेटा? 0। तो तीसरे चार्ज को हम बीच में रखेंगे, Q1 Q2 के बीच में रखेंगे। तीसरा चार्ज जो हमारा है, मान लो तीसरा चार्ज है Q0, उसको हम बीच में प्लेस करेंगे। ये कब होगा? अगर दोनों चार्जेस सेम नेचर के निकले, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव निकले या तो दोनों नेगेटिव निकले। तो तीसरे चार्ज को हमें बीच में प्लेस करना है, बीच में प्लेस करना है अपने को। अच्छा दूसरी ओर ऐसे मान लो कि भाई अगेन हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, अगेन यहां पर दो चार्ज है। अब इसमें से एक चार्ज, सॉरी, इसमें से मान लो एक चार्ज प्लस Q1 है और दूसरा मान लो माइनस Q2 है, अपोजिट नेचर वाले हैं। तो ऐसे केस में जो तीसरा चार्ज हम प्लेस करेंगे
वो हम उस चार्ज की तरफ प्लेस करेंगे जिसका मैग्नीट्यूड छोटा हो। समझ रहे हो, समझ रहे हो, नहीं समझा? अगर Q1 बड़ा निकला Q2 से तो Q1 की तरफ, सॉरी Q2 की तरफ होगा, मतलब छोटे चार्ज की तरफ होगा। सो थर्ड चार्ज is placed towards Q2 और बीच में नहीं रहेगा, बीच में नहीं रहेगा, राइट में रहेगा या लेफ्ट में रहेगा। अब अगर Q2 बड़ा निकल जाए Q1 से तो जो तीसरा चार्ज है वो कहां प्लेस करेंगे? टुवर्ड्स Q1 प्लेस करेंगे, मतलब इस साइड पे प्लेस करेंगे। तो सेम वैल्यू के निकले तो बीच में, या सेम नेचर के निकले, सॉरी नॉट सेम वैल्यू, सेम नेचर के निकले तो तीसरा चार्ज हमको बीच में रखना है, तो नेट फोर्स उस पर 0 रहेगा। अगर दोनों चार्जेस Q1 Q2 मेन चार्ज अपोजिट नेचर के हैं तो तीसरा चार्ज उस चार्ज की तरफ रहेगा जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है। तो अगर Q2 छोटा है तो तीसरा चार्ज हम यहां प्लेस करेंगे, अगर Q1 छोटा है तो तीसरा चार्ज हम यहां पर प्लेस करेंगे। भाई बात समझ में आ रही है अपने को? अब जैसे ही ये कंडीशन आपके सामने आती है हम यहां पर उसको अप्लाई कर देंगे। अब Q1 का वैल्यू कितना दिया है बेटा मेरे को? सर 4Q0, और इसका वैल्यू सिर्फ कितना दिया है मेरे को? Q0। तो बेटा बड़ा कौन है? सर ये है। छोटा कौन है? ये। तो तीसरा जो चार्ज है वो हम कहां प्लेस करेंगे? सर Q2 के अलोंग प्लेस कर, Q2 के पास प्लेस करेंगे। अब बात समझ में आ रहा है? Q2 के पास प्लेस करें क्योंकि Q2 की वैल्यू छोटी है। तो यहां पर मेरा तीसरा चार्ज आएगा, इधर पे, यहां पर मेरा तीसरा चार्ज आएगा Q0 प्लस, और मान लेते हैं उसका डिस्टेंस यहां से कितना है भाई? x है। कितना भाई डिस्टेंस यहां से उसका? x। तो ये 12 है और मान लेते हैं डिस्टेंस x है। अब इस चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है। कैसे दिखाता हूं मैं आपको, देखो भाई, ये जो Q1 है प्लस है, पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको रिपेल करेगा Q0। अभी इसको मत देखो, अभी इन दोनों को देखो, अभी इन दोनों को देखो, ये प्लस है ये भी प्लस है, एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो ये Q1 इस Q0 को रिपेल करेगा, मतलब फोर्स इधर लगाएगा। तो इस पे लगने वाली जो फोर्स होगी, इस पे लगने वाली जो फोर्स होगी वो इस दिशा में होगी, इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी। समझ में आया भाई अपने को? इस डायरेक्शन में होगी। तो इस वाले फोर्स को मैं बुला देता हूं F1, इस वाले फोर्स को मैं बुला देता हूं F1, रिपेल कर रहा है। अब ये Q2 माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस के बीच में क्या होगा बेटा? अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा। तो यहां पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, वो इस डायरेक्शन में लगेगा। भाई बात समझ में आ रही है? इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये वाला फोर्स क्या कहलाया मेरा? सर ये वाला फोर्स मेरा कहलाया F2। अब आप देख सकते हो F1 F2 अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो एक दूसरे को क्या कर दे? कैंसिल कर दे। तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगा वो वैल्यू क्या रखेगा? 0। अगर F1 की मैग्नीट्यूड बराबर किसके हो जाएगी? F2 के मैग्नीट्यूड से बराबर हो जाएगी। F1 बराबर F2 हो जाए, तो F1 बराबर F2 कर लेते हैं। तो F1 मतलब इन दोनों के बीच का फोर्स। आइए, तो F1 इक्वल टू F2 करना है अपने को। सो F1 कितना होगा? इन दोनों के बीच का फोर्स। सो इट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2। तो ये होगा 4Q0, ये होगा सिर्फ Q0 अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना है? देखो भाई ये 12 है और ये x है, तो यहां से लेके यहां तक, बचा लो बचा लो बचा लो, ये डिस्टेंस अपना 12 हो गया और ये x होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 12 प्लस x द होल स्क्वायर के। अब इन दोनों के बीच का फोर्स क्या रहेगा? चार्ज Q0, ये भी चार्ज कितना है? दूसरा Q0, डिस्टेंस कितना उनके बीच में? x स्क्वायर। अब देखो क्या क्या कैंसिल होगा, k और k उड़ जाएगा, Q0 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 उड़ जाएगा। तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा? आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? सर हमारे पास बचेगा यहाँ पे LHS में बचेगा 4 अपॉन 12 प्लस x द होल स्क्वायर, और यहां मेरे पास बचेगा सिर्फ 1 अपॉन x स्क्वायर। सही है? अब इसको मैं इधर ले लूंगा तो मुझे मिलेगा 12 प्लस x अपॉन x द होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 4।
अब मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा दोनों साइड पे, तो मुझे मिलेगा 12 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना मिलेगा 2। सॉल्व करूंगा भाई मैं इसको भी। अब 12 प्लस एक्स कितना मिलेगा मेरे को 2x। सो 12 x को इधर ले लो, आपको मिलेगा 2x माइनस एक्स विच इज x। तो x कितना आ रहा है बच्चा 12 सेंटीमीटर। लेकिन बच्चा अपने को यहां पर रुकना नहीं है, अपने को यहां पर रुकना नहीं है। देखो भाई मैंने क्या निकाला है x 12, मतलब ये डिस्टेंस बेटा मैंने निकाली, ये डिस्टेंस, ये x निकाला है मैंने 12 सेंटीमीटर। हमको पूछा क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द ओरिजिन। देखो यही बात अपने को ध्यान में रखनी, छोटी छोटी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट बात है। हमको डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन निकालना है, ये डिस्टेंस थोड़ी पूछा हमको, ओरिजिन से पूछा। तो ओरिजिन से कितना दूर है, तो ये सर 12 सेंटीमीटर है और ये भी 12 है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया सर, डिस्टेंस हो गया अपना 12 प्लस 12, आंसर कितना आएगा 24 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस बैठेगा बेटा अपना 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओरिजिन। तो हमको सिर्फ x नहीं निकालना था, हमको प्रॉपर डिस्टेंस निकालना था फ्रॉम द ओरिजिन। तो बच्चा लोग ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने सुपरपोजिशन के ऊपर सॉल्व किए थे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे सॉल्व किए थे, ठीक है। यहां पर हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करके रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट किया है, सही है बच्चा लोग, ठीक है। तो यहां पर खत्म होता है अपना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी बेटा सुपरपोजिशन आगे अपने को देखने मिलेगा। मतलब जो सुपरपोजिशन के कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किए थे फोर्स को लेके, वही सेम ऐसे कुछ प्रिंसिपल हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए बच्चा लोग मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके सुपरपोजिशन को स्टडी करेंगे। थैंक यू।